ये कहानी है एलेक बेली की, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है लेकिन दुकान खोल रखी है इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग की, जिसका नाम उसने रखा है द हीलर। दुकान अच्छी मार्केट में है और काम की भी कमी नहीं है, मगर जुआ और सट्टा खेलने की आदत ने उसे बर्बाद कर रखा है। वो अपने काम पर ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से उसने कई महीने से दुकान का किराया भी नहीं दिया है, और जिससे मालिक आज उसके असिस्टेंट को दुकान खाली करवाने की धमकी देकर गया था। लेकिन एलेक को तो इन सब परेशानियों का सिर्फ एक ही हल दिखाई देता है, जुआ और सट्टा। वो गल्ले में पड़े सारे पैसे निकालकर सट्टा लगाने चल देता है, लेकिन उसकी इस आदत से तंग आकर आज उसका असिस्टेंट भी उसे छोड़कर चला जाता है। अगले दिन एलेक को बैंक बुलाया जाता है और उसे लगता है कि बैंक वालों ने अपने 88,000 पाउंड के कर्ज की वसूली के लिए उसे बुलाया होगा। लेकिन मैनेजर उसे बताता है कि उसका सारा कर्ज उसके कोई अंकल पूरा का पूरा भरना चाहते हैं। एलेक को ये कोई मजाक लगता है, क्योंकि उसके माँ बाप के बाद उसके जुड़वा भाई चार्ली की भी 1 साल पहले मौत हो गई थी, और बाकी तो उसका दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं था। फिर ये अंकल कहाँ से आ गए, वो भी उसका सारा कर्ज उतारने। बैंक मैनेजर उसे एक कार्ड देते हुए कहता है कि उसके अंकल का नाम रेमंड हिकॉक है, और दोपहर को उन्होंने उसे अपने प्राइवेट क्लब में मिलने के लिए बुलाया है। एलेक क्यूरियस होकर अपने इस अनजान अंकल से मिलने जाता है, और जाते ही पहला सवाल यही पूछता है कि वो कौन से रिश्ते से उसके अंकल लगते हैं। इस पर वो बताते हैं कि तुम्हारी माँ मेरी सगी बहन थी, लेकिन हमारे बीच कुछ अनबन थी, इसलिए तुमने मेरे और हमारे गांव के बारे में कभी नहीं सुना होगा। अब वो कहते हैं कि वैसे तो तुम हमारे खानदान के नाम पर एक धब्बा हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा सारा कर्ज उतारने को तैयार हूँ, क्योंकि इसके बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। वो उसे उसका वीजा और टिकट देते हुए कहते हैं कि तुम्हें इंग्लैंड छोड़कर कनाडा में हमारे पुश्तैनी गांव जाना होगा, वो भी पूरे 1 साल के लिए, उससे एक भी दिन कम नहीं। साथ ही वो उससे ये भी कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा कर्ज उतारूंगा, बाकी अपने खाने पीने का खर्च निकालने के लिए तुम्हें खुद वहां जाकर कोई काम धंधा ढूंढना पड़ेगा। ये कहकर वो जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले मुड़कर उससे एक अटपटा सा सवाल पूछते हैं कि क्या तुमने कभी अपने बारे में कुछ अजीब, कुछ अलग महसूस किया है। इस बात पर एलेक हैरान होकर उन्हें देखने लगता है, तो वो बात को टालकर वहां से निकल जाते हैं। अंकल का ऑफर तो अच्छा था, लेकिन फिर भी एलेक वहां नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ उसके भाई की यादें थी, जिनसे दूर वो एक दिन के लिए भी कहीं नहीं जाना चाहता था। उसे लगता था कि बैंक का कर्जा तो वो उतार ही देगा, मगर कर्जा तो वो एक रशियन माफिया से भी लेकर जुए में हार गया था। इसलिए रात को माफिया के गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं, मगर किसी तरह वो उनसे बच जाता है, जिसके बाद उसे यहाँ से कनाडा जाने में ही भलाई लगती है। कनाडा पहुंचकर एयरपोर्ट से उसे उसके अंकल का एक आदमी गाँव में उनके घर ले जाकर छोड़ देता है, जिसमें अगले 1 साल तक उसे अकेले ही रहना होगा। घर में मिली सुविधाओं के नाम पर उसे बात करने के लिए एक टेलीफोन और कहीं आने जाने के लिए किसी मछुआरे से खरीदी हुई एक खटारा गाड़ी मिलती है, जिसे लेकर अगले दिन वो टाउन जाता है। तो वहां उसे सिसिलिया नाम की एक लड़की मिलती है, जो उसके अंकल के साथ साथ उसे भी जानती है। वो एलेक को अपने साथ कॉफी पिलाने ले जाती है और अपने बारे में बताती है कि वो एक जानवरों की डॉक्टर है। अब वो एलेक से उसके काम के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि वो कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान ठीक करने में एक्सपर्ट है। ये सुनकर सिसिलिया कहती है कि अगर तुम्हें काम चाहिए तो मैं लोकल न्यूज़पेपर में तुम्हारा एड छपवा सकती हूँ। एलेक्स से तो जैसे उसके मुंह की बात छीन ली हो, इसलिए वो सिसिलिया को अपने एड में क्या छपवाना है ये बताता है, जो होता है द हीलर, जो कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान ठीक कर सकता है। सिसिलिया ये सब लिख लेती है कि तभी वहां उनके गांव के चर्च के फादर मेलोय आ जाते हैं। वो उन्हें एलेक्स से मिलवाती है, जिसके बाद फादर मेलोय एलेक्स से किसी दिन चर्च आने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन वो कह देता है कि वो एक बुद्धिस्ट है। फादर मेलोय के चले जाने के बाद सिसिलिया एलेक्स से पूछती है कि क्या वो वाकई एक बुद्धिस्ट है। इस पर एलेक्स कहता है कि नहीं, वो बस चर्च नहीं जाना चाहता, इसलिए फादर मेलोय से बचने के लिए उसने ऐसा कहा। इसके बाद बाहर आकर एलेक्स सिसिलिया पर लाइन मारने की कोशिश करते हुए आज रात को उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन वो बिल्कुल साफ लफ्जों में कह देती है कि वो एक लेस्बियन है, यानी उसे लड़कों की बजाय लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट है। वो उससे कुछ और पूछता कि अचानक सिसिलिया का कुत्ता कार में से निकलकर एलेक के पैरों में जाकर बैठ जाता है, और जब एलेक जाने लगता है तो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिसिलिया अपने कुत्ते को रोककर हैरान सी एलेक को जाते हुए देखती रह जाती है। इसके बाद अगली सुबह जब एलेक नहाकर बाहर आता है तो देखता है कि घर पर कुछ लोग आए होते हैं, जो बताते हैं कि वो न्यूज़पेपर में उसका एड देख कर आए हैं। एलेक ये सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अपना खर्च चलाने के लिए काम की बहुत सख्त जरूरत थी। लेकिन जब वो अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि उनमें से कोई अर्थराइटिस की बीमारी से परेशान था, तो कोई शुगर की, किसी को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी, तो कोई बुढ़ापे में बिल्कुल बहरा हो गया था। ये सुनकर एलेक कहता है कि मैं तो इलेक्ट्रिकल सामान ठीक करता हूँ, तुम सब यहाँ क्या करने आ गए।
इस पर वो लोग कहते हैं कि हम तो न्यूज़पेपर में तुम्हारा ऐड देख कर आए हैं जिसमें लिखा था कि तुम किसी को भी ठीक कर सकते हो। हमें लगा कि तुम वही हो जिसे लोगों के कष्ट दूर करने के लिए चुना गया है। एलेक कहता है कि न्यूज़पेपर वालों से मिसप्रिंट हो गया होगा, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। अब वो सिसिलिया के पास जाकर उससे कहता है कि उसने न्यूज़पेपर में ये क्या छपवा दिया। लोग बीमारियों की पोटली बांध बांध कर उसके पास आ रहे हैं। सिसिलिया भी ऐड देखकर हंसने लगती है कि तभी वो देखती है कि उसके तबेले की भेड़ें एलेक के पीछे पीछे लाइन लगाकर चल रही होती हैं। ये देखकर वो कहती है कि जानवर तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं, इसलिए जब तक तुम्हें तुम्हारे मतलब का कोई काम नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे साथ हेल्पर का काम कर सकते हो। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाकर एक गाय की डिलीवरी करवाती है। इसके बाद वो उसे घर छोड़ने जाती है तो वहाँ उन्हें एक कपल मिलते हैं। वो अपनी 5 साल की बेटी को लेकर आए थे जो अभी तक बोलना ही नहीं जानती। सिसिलिया उन्हें बताती है कि न्यूज़पेपर में मिसप्रिंट हो गया था, वरना एलेक कोई हीलर नहीं है। ये सुनकर वो कपल बहुत उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके अगले दिन फादर मेलोय एलेक के पास आकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि वो यहाँ के भोले भाले लोगों के साथ स्कैम क्यों करना चाह रहा है। इस दौरान पास के जंगल में अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए वीडियो बना रही 2 लड़कियां उन्हें बहस करते हुए देखकर उनकी वीडियो बनाना शुरू कर देती हैं कि तभी फादर मेलोय को हार्ट अटैक आ जाता है और वो एलेक के सामने वहीं पर ढेर हो जाते हैं। एलेक उनके सीने को ठोक ठोक कर उन्हें सीपीआर देने की कोशिश करता है और जब उनमें कोई हरकत नहीं होती तो वो उनके पहाड़ जैसे शरीर को कूड़ा उठाने वाली एक ट्रॉली में डालकर कार तक ले जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ट्रॉली पलटने से फादर मेलोय का शरीर लुढ़कता हुआ दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर वो दोनों लड़कियां डर जाती हैं और आधी अधूरी वीडियो बनाकर वहां से भाग जाती हैं। इसके बाद एलेक बड़ी मुश्किल से फादर की बॉडी को अपनी खटारा गाड़ी में डालकर चर्च के सामने जाकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन अचानक फादर मेलोय उठ बैठते हैं और एलेक को अजीब सी नजरों से देखते हुए उससे बिना कुछ कहे चर्च के अंदर चले जाते हैं। एलेक अब न्यूज़पेपर वालों से लड़ने टाउन पहुंच जाता है कि तभी कुछ लोग उसे ढूंढते हुए उसके पास आ जाते हैं। इनमें से कुछ वो लोग थे जो इलाज के लिए कल उसके पास गए थे। उनमें से जो बूढ़ा बिल्कुल बहरा हो गया था वो अब सब कुछ सुन सकता था और उसकी वाइफ को आज अर्थराइटिस का जरा सा भी दर्द नहीं उठा था। तभी कोई बताता है कि उसने सुना है वो छोटी बच्ची भी अब बोलने लगी है जो 5 साल की होने पर भी बोल नहीं पाती थी। अब जो शुगर की मरीज लड़की उसके पास गई थी वो भी बताती है कि उसका शुगर लेवल भी आज बिल्कुल नॉर्मल आया है। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड आगे आकर कहने लगता है कि ये कोई हीलर नहीं है बल्कि कोई नटवर लाल है जो उन्हें ठगने आया है। लेकिन उसकी इस बात पर उसकी गर्लफ्रेंड उसका मुंह ताकने लगती है और कहती है कि तुम्हारे हकलाने की प्रॉब्लम तो ठीक हो गई है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं और एलेक से कहते हैं कि तुम अपनी फीस बताओ, हम तुम्हें पैसे देना चाहते हैं। लेकिन एलेक तो कुछ अलग ही दिमाग का बंदा था। वो आती हुई लक्ष्मी को ठुकराकर गुस्से में वहां से जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि दुनिया में हीलर व्हीलर कुछ नहीं होते। कल को ये न्यूज़पेपर वाले उसे सुपरमैन लिख देंगे तो क्या वो उड़ने लगेगा। अब यहाँ से वो सिसिलिया के पास जाता है तो उसे याद आता है कि आज तो उसका बर्थडे है। सिसिलिया ये सुनकर उसका बर्थडे मनाने का कुछ इंतजाम करती है जिस पर एलेक उसका शुक्रिया करता है। तभी उस इलाके का लोकल पुलिस ऑफिसर टॉम वहां आकर एलेक को फादर मेलोय के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लेता है। एलेक उसे समझाने की कोशिश करता है कि फादर मेलोय जिंदा हैं, लेकिन टॉम उसकी कोई बात नहीं सुनता क्योंकि वो अपनी आंखों से फादर के मर्डर की वीडियो देख कर आया था। अब वो उसे लॉकअप के अंदर भी हथकड़ी लगा देता है और इस तरह अगले दिन उसे पूछताछ के लिए ले जाने एनएसपीडी वाले आ जाते हैं। तभी लॉकअप का दरवाजा और एलेक की हथकड़ी अपने आप खुल जाती है, इसलिए वो बाहर आ जाता है तो टॉम और एनएसपीडी वाले उस पर गन तान लेते हैं और उसके ऊपर कुत्ता भी छोड़ देते हैं। लेकिन वो कुत्ता एलेक के पैरों में जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ किसी की कॉल आती है जिसे सुनकर टॉम हैरान रह जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि फादर मेलोय होते हैं। ये देखकर एलेक गुस्से में कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि उसने कुछ नहीं किया है। अब वो चर्च जाकर फादर मेलोय के ऊपर भी गुस्सा करता है कि वो कल से कहाँ गायब थे। लेकिन फादर इन सब बातों का जवाब दिए बिना उसे एक सच बताते हैं। वो कहते हैं कि 2 साल पहले उनका ईश्वर से विश्वास उठ गया था। उन्हें लगने लगा था कि ईश्वर कहीं है ही नहीं, लेकिन इसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था और पहले की तरह ही चर्च के फादर का अपना काम किए जा रहे थे। लेकिन वो बताते हैं कि कल वाकई में उनकी मौत हो गई थी और उन्हें ये दूसरी जिंदगी मिली है तो सिर्फ एलेक की वजह से। वो मानते हैं कि एलेक एक हीलर है जिसे चुना गया है लोगों के कष्ट दूर करने के लिए। ये सुनकर एलेक फिर से गुस्से में आ जाता है और ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि यहाँ सब के सब पागल हो गए हैं। इसके बाद घर पहुंचकर वो इंग्लैंड वापस जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है कि तभी उसे एक बड़ी सी चाबी के साथ एक पेपर मिलता है जिसमें उसे इस चाबी की मदद से बेसमेंट में जाने के लिए कहा गया होता है। एलेक बेसमेंट में जाता है तो वहां उसे दीवार पर कुछ लोगों की तस्वीरें उनके नाम के साथ टंगी हुई मिलती हैं और एक खाली फ्रेम होता है जिसके नीचे उसका भी नाम लिखा होता है। तभी उसके अंकल भी वहां आ जाते हैं और सारी कहानी बताते हैं कि हमारे खानदान को लोगों की बीमारियों को ठीक करने का एक गिफ्ट मिला है जो एक पीढ़ी को छोड़कर अगली पीढ़ी में किसी एक को मिलता है और इस पीढ़ी में ये गिफ्ट तुम्हें मिला है।
एलेक कहता है कि उसे ये गिफ्ट नहीं चाहिए क्योंकि वो ईश्वर में विश्वास भी नहीं करता। इतना कहते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। इसके बाद उसे एक झील के किनारे होश आता है जहाँ उसके अंकल के साथ ही सिसिलिया भी मौजूद होती है। अंकल उसे बताते हैं कि ये गिफ्ट तभी एक्टिवेट होता जब तुम अपने 30वें जन्मदिन पर इस गांव में मौजूद होते, और कल तुम्हारा जन्मदिन था इसलिए गिफ्ट तो एक्टिवेट हो चुका है। एलेक पूछता है कि इंग्लैंड में उसकी दुकान का नाम भी हीलर था और कल अखबार में भी मिसप्रिंट हुआ, इसका क्या मतलब है। इस पर अंकल कहते हैं कि दुकान का नाम तो एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अखबार में मिसप्रिंट हमने जानबूझकर करवाया था क्योंकि हम जानना चाहते थे कि क्या तुम ही वो हीलर हो जिसे चुना गया है। एलेक पूछता है कि क्या मेरे पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मैं ये गिफ्ट नहीं लेना चाहता। इस पर अंकल कहते हैं कि ये तुम्हारे ही ऊपर है कि तुम इस गिफ्ट को लेना चाहते हो या ठुकराना चाहते हो, और ये फैसला लेने के लिए तुम्हारे पास आज आधी रात तक का वक्त है। अगर तुम नहीं लेना चाहोगे तो आधी रात के बाद ये गिफ्ट अपने आप ही हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये कहकर वो दोनों उसे छोड़कर चले जाते हैं और आधी रात को फिर से उसके पास आकर उसका फैसला पूछते हैं। लेकिन एलेक को पता नहीं कौन सी जिद चढ़ी थी कि वो इस खूबसूरत गिफ्ट को लेने से मना कर देता है, जिसे सुनकर उसके अंकल को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम्हारी जगह आज अगर तुम्हारा भाई चार्ली जिंदा होता तो वो ये गिफ्ट लेने से कभी मना नहीं करता। इस पर एलेक बिगड़ जाता है और कहता है कि मेरे भाई का नाम मत लो अपनी जुबान से, तुम तो मेरी माँ यानी अपनी बहन को भी उसके आखिरी वक्त में देखने नहीं आए। ये सुनकर सिसिलिया कहती है कि 30 की उम्र तक इस गिफ्ट के राज को छुपा कर रखना जरूरी होता है, वरना ये गिफ्ट एक्टिवेट नहीं हो पाता। इसीलिए तुम्हारी माँ और अंकल एक दूसरे से कभी नहीं मिलते थे जिससे इस राज को तुमसे छुपा कर रखा जा सके। लेकिन ये सब सच्चाई सुनने के बाद भी पता नहीं क्यों एलेक इस गिफ्ट को लेने से मना कर देता है और कहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि तुम मेरा कर्जा उतारने से मना कर दोगे। इस पर अंकल कहते हैं कि वो जुबान के पक्के आदमी है, लेकिन एलेक को भी वादे के मुताबिक पूरे 1 साल तक यहीं रहना होगा। इस तरह 12 बज जाते हैं और अंकल कहते हैं कि एक आखिरी बार उसे टाउन जाकर लोगों को अपने फैसले के बारे में बताना होगा कि वो ये गिफ्ट नहीं लेना चाहता। एलेक्स सिसिलिया के साथ टाउन पहुंच जाता है, लेकिन अब चर्च के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। सिसिलिया उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, वो लोग तुम्हारे फैसले का सम्मान करेंगे। आखिरकार वो अंदर जाकर दबी आवाज से अपना फैसला सुना देता है, जिससे सबको बड़ा झटका सा लगता है। लेकिन फिर भी अब तक उसकी वजह से जो हुआ था उसके लिए लोग उसका शुक्रिया करते हैं और उसका वेलकम करते हैं, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अगले दिन एक कपल उससे घर पर आकर मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारी बेटी बहुत बीमार है, डॉक्टर्स ने कह दिया है कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कि तुम एक बार उसे देख लोगे तो वो ठीक हो जाएगी। एलेक ये सुनते ही उन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने अपना फैसला बता तो दिया है, फिर भी बार बार उसे क्यों परेशान किए जा रहे हो। अब डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, इसलिए वो कहते हैं कि वो बड़ी दूर से यहाँ आए हैं, 4 कदम चलकर गाड़ी में बैठी उनकी बेटी को देख लो, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन एलेक बड़े गुस्से में उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए कह देता है। इस बीच उनकी बेटी खिड़की से झांककर एलेक को देखती है और फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। दोपहर को एलेक लंच के लिए टाउन जाता है तो देखता है कि रेस्टोरेंट में वही फैमिली बैठी होती है। एलेक को देखकर वो बीमार लड़की जिसका नाम एबिगेल होता है वो उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि हीलर होते ही नहीं है दुनिया में, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरे माँ बाप को झूठी उम्मीद देकर मुझे अपने साथ रख लोगे तो 2 दिन के लिए ही सही उनके चेहरे की खोई मुस्कुराहट वापस आ जाएगी। इतना कहकर वो एलेक का जवाब सुने बिना ही अपने माँ बाप से कह देती है कि वो उसे अपने साथ रखने को राजी हो गया है। अब एलेक भी मना नहीं कर पाता क्योंकि उस लड़की के माँ बाप ये सुनकर वाकई बहुत खुश हो गए थे। अब वो उसे अपने साथ सिसिलिया के तबेले में ले जाता है जहाँ वो काम करता है और एबिगेल उन दोनों के साथ मस्ती करती रहती है, जिससे आज एलेक भी काफी खुश दिखाई देता है। शाम होने पर वो एबिगेल को उसके माँ बाप के पास छोड़ने जाने लगता है तो वो उससे पूछती है कि क्या वो सिसिलिया को पसंद करता है। एलेक कहता है कि पसंद करने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि वो एक लेस्बियन है। इस पर एबिगेल कहती है कि नहीं, वो लेस्बियन नहीं हो सकती, वो झूठ बोल रही है क्योंकि मैंने कई लेस्बियन लड़कियों को देखा है और सिसिलिया उनके जैसी बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर एलेक हैरान सी शक्ल के साथ उसे छोड़ने चल देता है। अब रात को एलेक को एक सपना आता है जिसमें वो इंग्लैंड की अपनी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग की दुकान के सामने होता है। वो दुकान के अंदर झांकता है तो वहाँ एबिगेल होती है जिसके हाथ में बेसमेंट की वो बड़ी सी चाबी होती है। साथ ही वो देखता है कि उसका जुड़वा भाई चार्ली एबिगेल से बड़े प्यार से बातें कर रहा होता है, बिल्कुल किसी अच्छे डॉक्टर की तरह, जैसे वो एलेक से कह रहा हो कि गिफ्ट ठुकराकर तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो ऐसा कभी नहीं करता और किसी भी तरह एबिगेल को बचाता। तभी एलेक की आंख खुल जाती है, जिसके बाद वो बेसमेंट में जाकर खूब सारी शराब पीता है और रात को ही सिसिलिया के घर जाकर उसके सामने रोने लगता है। उसकी बातों से पता चलता है कि उसके भाई चार्ली को भी एबिगेल की तरह ही कैंसर की बीमारी थी जिससे 1 साल पहले उसकी मौत हो गई थी।
एलेक के लिए उसका भाई ही उसकी दुनिया थी, इसलिए उसे ना बचा पाने के गम ने उसे इतना कठोर बना दिया था कि वो किसी की भी मदद नहीं करना चाहता था और इसीलिए उसने ये गिफ्ट लेने से मना कर दिया था। लेकिन आज सपने में अपने भाई चार्ली को उसने जिस तरह देखा, उससे उसे गिफ्ट न लेने का बहुत मलाल हो रहा था और वो रोते हुए सिसिलिया से कहता है कि उसे अपना गिफ्ट वापस चाहिए। लेकिन सिसिलिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर वो उसे अपने घर के अंदर ले जाकर सुला देती है। अगली सुबह वो टाउन जाकर एबिगेल को ले आती है, जो आते ही एलेक के साथ मस्ती करना शुरू कर देती है। इस तरह पूरा दिन वो तीनों काफी सारी बातें और बहुत सी मस्ती करते हैं। इसके बाद एबिगेल चली जाती है, लेकिन जाते हुए वो एक बार फिर से एलेक से कह जाती है कि सिसिलिया लेस्बियन नहीं है, वो झूठ बोल रही है। सिसिलिया को भी अब एलेक को सच बताना ही पड़ता है कि उसके अंकल ने कहा था कि एलेक लंगोट का कच्चा आदमी है, उससे बचकर रहना। इसलिए अगर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलती तो तुम मेरे पीछे पड़ जाते, जो कि एक हीलर की रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होता। अब एलेक सिसिलिया को साथ लेकर घर जाता है तो वहां बेसमेंट में उसके अंकल मिलते हैं, जो यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे। एलेक उनसे कहता है कि उससे गलती हो गई है, लेकिन अब उसे अपना गिफ्ट वापस चाहिए। अंकल कहते हैं कि ये रूल उनके बनाए हुए नहीं है, इसलिए अब वो कुछ नहीं कर सकते, अब बहुत देर हो चुकी है। एलेक पूछता है कि फिर कौन बनाता है ये रूल। अंकल कहते हैं कि वही जिसे तुम नहीं मानते। ये सुनते ही एलेक दौड़ता हुआ चर्च के अंदर पहुंच जाता है। पहले तो वो कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो ईश्वर में विश्वास करता ही नहीं था, लेकिन फिर अचानक गुस्से में चिल्लाकर कहने लगता है कि उस 14 साल की बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उसे इतनी बड़ी सजा दी है तुमने। तुम अगर सच में हो तो मुझे मेरा गिफ्ट वापस कर दो, जिससे मैं एबिगेल को बचा सकूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और इस तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। एलेक को अब इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का छोटा मोटा काम मिलना शुरू हो जाता है। एक दिन सिसिलिया उसके पास आती है और उसे एबिगेल का भेजा हुआ एक लेटर दिखाती है, जिसमें उसने अपने नंबर के अलावा कुछ नहीं लिख रखा था। एलेक जल्दी से उस नंबर पर फोन करता है तो दूसरी ओर से एबिगेल कहती है कि वो उसे एक न्यूज देना चाहती है। वो बताती है कि वापस आकर डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट करवाए, जिन्हें देखकर पता चला कि उसकी कैंसर सेल्स पहले से कम होना शुरू हो गई हैं। यानी उसका जो ट्रीटमेंट कई साल से चल रहा था, उसने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब वो नहीं मरेगी। ये सुनते ही एलेक और सिसिलिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं कि तभी एबिगेल बताती है कि तैयार रहना, मेरे पेरेंट्स तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन है कि ये चमत्कार सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। इसके बाद रात को एलेक की आंख खुलती है तो इतनी रात को अपने अंकल को देखकर वो हैरान रह जाता है। अंकल बताते हैं कि उन्हें बेसमेंट में एक जरूरी काम था और अब वो जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले आज एक बार फिर वो उससे वही अजीब सवाल पूछते हैं कि क्या वो अपने बारे में कुछ अजीब महसूस करता है। एलेक हैरान सा उन्हें देखने लगता है तो वो चले जाते हैं, लेकिन अब वो नोटिस करता है कि सिसिलिया का कुत्ता आज फिर से उसके पीछे पीछे घूम रहा है। एलेक हैरान होकर उसे देखता रह जाता है और अब बेसमेंट के अंदर दिखाया जाता है कि दीवार पर अब एलेक का फोटो भी उसके नाम के साथ लगा हुआ होता है। अब हमें ये तो पता चल जाता है कि एलेक को उसका गिफ्ट वापस मिल गया था, लेकिन सवाल ये रह जाता है कि उसके अंकल को ये कैसे पता चला कि उन्होंने एकदम से आकर बेसमेंट में उसका फोटो लगा दिया। तो इसका जवाब है कि उन्हें उसी दिन पता चल गया था जिस दिन एलेक ने उनसे कहा था कि उसे अपना गिफ्ट वापस चाहिए। असल में रूल यही था कि अगर कोई गिफ्ट को लेने से मना कर देता है तो उसके पास पूरा 1 साल होता है अपने फैसले को बदलने के लिए। इसीलिए अंकल ने उसे गिफ्ट ठुकराने के बाद भी अगले 1 साल तक यहीं रहने के लिए कहा था। वह एलेक को इस रूल के बारे में नहीं बता सकते थे क्योंकि फिर शायद उसका मन नहीं बदलता।